ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। नाउ वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ, जिसे कि हम Na2CO3 कहते हैं, जब डॉट इसके साथ 10H2O लगा दो। वाई डॉट? क्योंकि उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, बस उसके साथ है उतने कंपाउंड्स पानी के। तो डॉट 10H2O, इसको एक साथ आप कहेंगे वॉशिंग सोडा। राइट और नॉट बच्चे? आई बात समझ के नहीं आई? तो इसका मतलब जो अभी तक आप इसका नाम वॉशिंग सोडा पढ़ते आए थे वो गलत था। यस। अब जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे, प्रिसीजन सीखेंगे चीजों में, ये जो है ना, इसे एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा कहेंगे। एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब बिल्कुल पानी के बिना। ए एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। और जो वॉशिंग सोडा है, दैट इज साथ में 10H2। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? और क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, तो दिस इज लाइक ऐश ऑल्सो, नो? सूखा एकदम। तो इसीलिए इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। गॉट इट बच्चे? नाम लिख लो। एग्जामिनर पूरी कोशिश करेगा कंफ्यूज करने की। कभी सोडा ऐश का यूज पूछ लेगा, कभी एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का पूछ लेगा, कभी वॉशिंग सोडा का पूछ लेगा। तो दे विल ट्राई टू कंफ्यूज यू विद डिफरेंट नेम्स। यू शुड नो कि ये एक ही चीजों को कहते हैं। आ रही है बच्चे बात समझ में? लिख लो इन्हें। अभी आगे चले, आगे स्टडी करें। नाउ दैट इज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 10 मींस डेका, और साथ में हाइड्रेटेड पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 डॉट 10H2O. Now sodium carbonate which does not contain any water of crystallization is called anhydrous. वो सिर्फ Na2CO3 होता है। तो अभी तक आप जो करते आए कि Na2CO3 इज वॉशिंग सोडा, अब 10th के बाद इट इज नॉट वॉशिंग सोडा, इट इज सोडा ऐश। ठीक है? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है? वॉशिंग सोडा इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। कहाँ से बना था ये? NaCl से बनता है। कैसे बनता है देखते हैं, चलो। NaCl ये रहा, साथ में अमोनिया गैस ली NH3, वाटर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबको व्हेन यू हैव रिएक्टेड टुगेदर, दैट हैज गिवन यू सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा। राइट बच्चे? और साथ में बना अमोनियम क्लोराइड। नाउ दिस बेकिंग सोडा इज व्हेन हीटेड, तब इसके अंदर से एक कार्ब, जैसे ही कार्बोनेट ग्रुप को हल्का सा भी हीट करते हैं, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस भागती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से निकल जाएगी। साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकली, CO2 एक O छोड़ गई बच्चे, वो इस H के साथ कंबाइन करके आपको देगा H2O, और एक कार्बोनेट ग्रुप सोडियम कार्बोनेट रह जाएगा। अब इसके साथ 10 वाटर के पार्टिकल्स लगाओगे तो Na2CO3 डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। 3 स्टेप्स में रिएक्शन होना है ना? जब मैं अभी थोड़ी देर में आपको बेकिंग सोडा पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको कहूंगी कि बेटा बस यहीं पे रोक दो रिएक्शन, तो बेकिंग सोडा बन गया। तो बेकिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग भी NaCl से हो रही है, और बेकिंग सोडा को ही प्रोसेस करके पहले हीट किया फिर पानी मिला दिया, उससे ही बन रहा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आ रही है बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आ रही? है ना? जल्दी से इस रिएक्शन को लिखो सब लोग। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। सबसे पहले कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया सोडियम क्लोराइड का, मतलब अगेन ब्राइन यूज किया है आपने। उसमें अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड साथ में ले ली, और वाटर तो ऑफ कोर्स डालेंगे ही उसके अंदर, क्योंकि NaCl का सॉल्यूशन ले रहे हैं आप। दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्ड इज ओनली स्लाइटली soluble इन वाटर। ये सिर्फ स्लाइटली soluble इन वाटर है, सो इट प्रेसिपिटेट्स आउट एज अ सॉलिड। तो ये मोस्टली प्रेसिपिटेट कर जाता है जब आप इसे रिएक्ट करते हो। देखो, ऐसे समझो कि एक क्लियर सॉल्यूशन था ना, अमोनियम गैस पास कर रहे हो, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl भी soluble है पानी में, तो ये क्लियर लिक्विड लगेगा आपको। और जब रिएक्शन हो गया,
तो ये हो जाएगा एक प्रेसिपिटेटेड थिंग, उसी क्लियर लिक्विड में नीचे आपको एक प्रेसिपिटेट सेटल मिलेगा, साथ में सॉल्यूशन में बना हुआ होगा ऊपर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे, तो ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो प्रेसिपिटेट वाली चीज के नीचे साथ हम डाउन एरो की भी प्रेस नहीं मतलब ड्रॉ कर सकते हैं टू शो दैट इट विल सेटल डाउन, इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, साथ एक्सक्यूज में, मी मैम। हाँ जी बेटा जी। मैम इस रिएक्शन में अगर हम NaCl में एक्वस लिख दें तो हमें H2O की एडिशन नहीं दिखानी पड़ेगी? बेटा पानी देखो एक्सेस में चाहिए, सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा, पानी आपको एक्सेस में ऐड करना पड़ेगा। वाई, ध्यान से समझो, यहाँ पर आप जो रिएक्शन कर रहे हो यहाँ HCl3 बना रहे हो, तो आपको H और CO3 नो, मतलब यहाँ H2O का लिए H2O से भी आ रहा है और CO2 से भी आ रहा है, तो आपको ये O एक्सेस में चाहिए ना, इसीलिए आपको वाटर तो एक्सेस में ऐड करना ही पड़ेगा। गॉट इट, तो डालना पड़ेगा इसको, रिएक्शन को छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते रिएक्शन के साथ, ऐसे ही लिखना पड़ेगा बच्चे ये आपको। ठीक यस है, तो गॉट। आप लिखेंगे भी कि दिस इज ब्राइन, यहाँ पर इसे ब्राइन लिख दे, और साथ में आप यहाँ पर वाटर भी ऐड कर दे। ठीक है, राइट राइट। अभी देखो, अब आपने ये जो प्रेसिपिटेट सेटल हुआ था आपने उसे फिल्टर कर लिया, ड्राई कर लिया और हीट कर दिया। आपने सिर्फ उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर किया और उसे ड्राई कर लिया, तो आपके पास आ गया सिर्फ सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम सोडा ऐश कह रहे थे। एनहाइड्रस आ गया ना, उसमें CO2 और वाटर भी है। अब ये जो सोडा ऐश आया है, इस सोडा ऐश में आपने थोड़ा सा पानी डिसॉल्व किया, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड रिक्रिस्टलाइज टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। मतलब आपने उसे पानी में डिसॉल्व करके कॉन्सेंट्रेटेड उसका सॉल्यूशन बनाकर, और आपने फिर उसे दोबारा से क्रिस्टल्स बनाए उसके, तो आपको मिलेगा दिस वॉशिंग सोडा, जिसमें क्रिस्टल में साथ में आपको वाटर के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में कि नहीं आई? तो मैम ये हाँ सेकेंड जी, रिएक्शन में H2O इज इन वेपर फॉर्म की लिक्विड फॉर्म? सेकंड कौन से रिएक्शन में बच्चे, यहाँ पर यस मैम। ये वाला H2O, यस। दिस इज हीटेड नो बेटा, तो ये वेपर फॉर्म में ही निकल रहा है, हीट किया है ना बच्चे, तो ऑफ कोर्स इन वेपर फॉर्म। यस। ठीक है, अच्छा अभी और समझो यहाँ पर बात, अभी मैं क्या समझा रही हूँ, दैट इज, अब इम्पोर्टेंट इज कि इस क्रिस्टल का कलर क्या है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ट्रांसपेरेंट। जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ रहे हो सबके क्रिस्टल्स के कलर याद रखने जरूरी है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का क्रिस्टल का कलर इज ट्रांसपेरेंट। राइट एवरीवन, चलें अभी आगे। ओके, नाउ द वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये पानी में सॉल्युबल है, ऐसे कैसे याद रखोगे इसकी प्रॉपर्टी, पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा तो वॉशिंग होगा कैसे? ऑफ कोर्स पानी में सॉल्युबल है ना, वॉशिंग सोडा पानी में डालोगे सॉल्युबल ही नहीं होगा तो फिर वॉशिंग कैसे करेंगे उससे? तो दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। Then solution of washing soda in water is alkaline, which turns red litmus blue. तो ये alkaline in nature है, ये alkali है, क्योंकि ये basic in nature हो गया, क्योंकि सोडियम मेटल का कार्बोनेट है, तो that's basic in nature, और पानी में डिसॉल्व भी हो रहा है, that is alkali in nature. The bases that dissolved in water are called alkalis, है ना, तो that is, this is alkaline in nature. अब इसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, that is इट कैन रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम द डर्टी क्लोथ्स। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व कर दे, तो द थिंग दैट यू गेट, अगर आप उसके अंदर एक क्लॉथ, ग्रीसी क्लॉथ, डर्टी क्लॉथ अगर आप डाल देंगे, तो वॉशिंग सोडा उस ग्रीस और डर्ट को उस क्लॉथ से अलग कर सकता है, दैट इज द क्लिनजिंग एक्शन। तो वॉशिंग सोडा डर्ट को अटैक करता है और उसको वाटर सॉल्युबल ग्रीस को उसका वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनाकर उसे पानी में खींच लाता है,
देन वॉश्ड अवे ऑन रिंसिंग विद वाटर, और फिर हम उसे वॉश अवे कर देते हैं। मतलब अभी आगे जब हम केमिस्ट्री की एक दूसरी ब्रांच पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि अगर ये ग्रीस है, डर्ट का पार्टिकल है, तो ये जो सोडा के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस ग्रीस को, ये जो ग्रीस होती है ना बेटा, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। तो इस डिटर्जेंट के ना दो पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से, हेड एंड टेल। ये क्या करते हैं, ये खुद हाफ वाटर सॉल्युबल है, हाफ वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये क्या करते हैं, ग्रीस में डिसॉल्व होकर ग्रीस को पानी की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो खुद पानी में डिसॉल्व होने चले जाते हैं अपने एक एंड को ग्रीस के साथ डिसॉल्व करके। तो ग्रीस जो है वो क्लॉथ से अलग होकर बाहर आ जाती है। इसे मिसल एक्शन कहते हैं, जो कि हम दूसरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो अभी तक के लिए ये समझ लिया हमने कि वॉशिंग सोडा का क्लींजिंग एक्शन होता है। वो ग्रीस को, ग्रीस वाटर सॉल्युबल नहीं है, ग्रीस पानी में डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन वॉशिंग सोडा का एक पार्ट जो है वो ग्रीस में डिसॉल्व हो जाता है और उसे वाटर सॉल्युबल बना देता है, वाटर की तरफ बाहर निकाल लाता है। तो आपका जो क्लॉथ है वो क्लीन हो जाता है। चलो इसके यूजेस जल्दी जी से, मैम। सोडियम कार्बोनेट के। हाँ जी बेटा बोलो। Ma'am, then why can't washing soda remove stains from all kind of stains, ma'am? अच्छा, Ma'am, पता है क्या होता है, अब स्टेन्स के भी अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, मतलब आप हर स्टेन एक जैसा नहीं होता ना। जैसे माइल्ड सोप से भी वॉश हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर भी चाहिए, डिटर्जेंट्स भी हो जाते हैं, है ना। तो बड़े अलग अलग तरीके के डर्ट पार्टिकल्स हैं, अकॉर्डिंगली उन्हें वॉश ऑफ किया जाता है। जैसे आपको कुछ के लिए ड्राई क्लीनिंग में ही देना पड़ेगा, कुछ डर्ट्स के लिए, और कुछ आप नॉर्मली घर पे भी वॉश कर सकते हैं, नॉर्मली डिटर्जेंट से भी वॉश हो but why जाएंगे। can't it deselect like all the other stains also? कम अगेन बच्चा। Why can't it deselect like it does with grease? Why does it? I'm missing that word in the middle. Ma'am, deselection जो आपने कहा मैम, why can't it do the same with that other बेटा stains? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो डिटर्जेंट्स है, सोप्स है ना, इनका एक स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है। अब डिटेल में जाना नहीं चाह रही हूँ। एक को हाइड्रोफोबिक कहते हैं, एक को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। एक हाइड्रोफोबिक है, पानी से डरता है, ग्रीस में डिसॉल्व हो जाता है। एक पानी से फ्रेंडली है और ग्रीस में से डरता है। तो जो पानी में डिसॉल्व होने वाला पार्ट है, पानी की तरफ निकल जाएगा, जो ग्रीस में डिसॉल्व होने वाला है वो ग्रीस में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये पार्टिकल ब्रेक नहीं होगा बीच में से। ये पार्टिकल नहीं ब्रेक होगा, तो जो वाटर सॉल्युबल है वो पानी में सॉल्युबल होने जा रहा है, साथ में ग्रीस को लेकर जा रहा है। तो इसे नट शेल में आपको एक लाइन में ये कहकर यहाँ बताया गया है कि वो ग्रीस को, स्टेन्स को वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, है ना। हाँ तो अभी ग्रीस का भी एक एक स्ट्रक्चर है। अभी देखो, सारी चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं होती है ना। हो जाती है क्या? सारी चीजें पानी में तो डिसॉल्व नहीं होती है। अभी तक के लिए आप सोच रहे थे कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, सब कुछ डिसॉल्व कर लेगा। लेकिन आप धीरे धीरे ये समझोगे कि एक पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी होते हैं। मतलब अ, जैसे वाटर हो गया, ये एक तरीके के पार्टिकल्स को खुद में डिसॉल्व कर सकता है, जो इसके कॉन्ट्ररी है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, दूसरी चीजों में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर्स पे वेरिएशन है बेटा, जो कि सीनियर स्टैंडर्ड्स में बहुत डेप्थ में समझोगे। ठीक है, चले अभी आगे। अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस। इज यूज्ड एज क्लींजिंग क्लेंजिंग एजेंट, क्लेंजिंग एक्शन तो है ही इसका, तभी तो इसका नाम वॉशिंग है। वॉशिंग सोडा वॉश नहीं करेगा, क्लेंज नहीं करेगा, तो फायदा क्या है। ओके, इफ in fact sodium carbonate is a component of many dry soap powders। तो जितने ड्राई सोप पाउडर्स आते हैं ना, जो आप पानी में डिसॉल्व करके घर पे खुद बना लेते हैं सोप, दैट जो है वो, आप वहां पर उसमें सोडियम कार्बोनेट उसका एक पार्ट होता है। Then permanent hardness of water. Washing soda has got a property of removing the hardness of water. खारा पानी, जब सप्लाई लाइन में खारा पानी आता है, हार्ड वाटर आता है, तो ना तो उससे हेयर वॉश कर सकते हैं, ना वो स्किन के लिए फ्रेंडली है, ना वो आपके क्लॉथ्स के लिए बहुत ठीक है। उसमें से वॉशिंग ही नहीं होगा, ग्रीस डर्ट ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो फ्रॉथ ही नहीं बनाएगा, झाग ही नहीं बनेगी उसके अंदर। तो उसके लिए पहले उसमें वॉशिंग सोडा डालते हैं और फिर उससे क्लॉथ्स वॉश करने लगते हैं, तो वॉशिंग हो पाएगी। अब ये मोस्टली आप लोगों को, हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि अब मोस्टली हार्ड वाटर आता ही नहीं है टैप्स में। सब जगह तो
जो है वो रेगुलर वाटर आता है ना, स्वीट वाटर आता है अब तो सब जगह। तो ये जो वाटर है ये हार्ड वाटर जनरली अब सिर्फ कहीं गांव गांव में कहीं रह गया होगा, या बहुत कई ऐसी जगह पे जहाँ पर नॉर्मल वाटर मिल ही नहीं रहा है। अदरवाइज तो इसका इतना यूज नहीं है अब। मैम नाउ इट इज हमें यूज्ड। हम्म मैम हम्म हमारे सर ने बोला था कि हमें इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, तो हमें उसका भी बताना है कि हाउ डज इट वर्क विथ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर ये बताना है। मैम कि वो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम उसमें होता है, तो हाउ डज एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा हेल्प इन दैट। बेटा देखो इतना ज्यादा डिटेल में आपके है नहीं, पर ये जो मैकेनिज्म सर ने समझाया है मैं समझा देती हूँ। देखो, हार्ड वाटर को हार्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है। अगर उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट है, यू नो इन रिएक्टिविटी सीरीज सोडियम इज ऑन द टॉप, है ना, पोटेशियम के बाद। तो दैट इज मोर रिएक्टिव देन दीज, तो वो उन्हें उनके कंपाउंड से रिलीज कर देता है। इसीलिए ये सॉल्ट्स आर नॉट हिंडरिंग द क्लिनजिंग एक्शन देन। बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है। पर सर ने समझाया, मैंने इसलिए समझा दिया कि सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव, वो मैग्नीशियम कैल्शियम जो बाकी सॉल्ट्स हैं उन्हें वहां से फ्री कर सकता है। गॉट इट। चले अभी आगे। Next, sodium carbonate is used in the manufacturing of sodium compounds such as borax. तो अब एक ये important सोडियम का कंपाउंड है बोरैक्स, जिसे कि बनाने में काम आता है, और ये अभी लेटर चैप्टर में है, इसीलिए वहीं इसी चैप्टर में लेटर स्टेज पे है, इसीलिए इसे वहीं बात कर लेते हैं। अभी के लिए वॉशिंग सोडा कंप्लीट हो गया, सब समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चले अभी आगे। बेकिंग सोडा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग देखो, इस रिएक्शन को देखो। और जो फर्स्ट स्टेप था, आपने वॉशिंग सोडा का फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप्स लिखे थे आपने, जो फर्स्ट स्टेप था ये और वो सेम ही तो है, बस फर्स्ट स्टेप में ही रुक गए। तो अगर वॉशिंग सोडा याद हो गया तो उसका सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन ही तो है, मेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बाइकार्बोनेट, तो बाय से बी बेकिंग सोडा। सिंपल है ना इसका मैन्युफैक्चरिंग, तो प्रोडक्शन इसका आसानी से हो जाएगा सिंगल स्टेप में ही। नाउ दीज आर व्हाइट क्रिस्टल्स, ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं। कलर लिख लो प्लीज अपने पास। जब वो एक्स वाई जी आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस देंगे ना, वहां वो इतने इतने चीजों पे ही प्ले कर रहे होंगे कि दैट इज एक्स इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, या वाई इज अ वाइट क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टल। ठीक है, तो बहुत ध्यान से याद करना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेरिंगली soluble इन वाटर, तो थोड़ा थोड़ा सा इट इज soluble इन वाटर, इसीलिए इट प्रेसिपिटेट्स आउट। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, इसीलिए तो हम इसे फूड की प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं, क्योंकि माइल्ड है और नॉन कोरोसिव है। अगर ये वॉशिंग सोडा जितना कोरोसिव होता तो फिर हम इसे बेकिंग में कुकिंग में तो यूज नहीं कर सकते थे, है ना। तो इसीलिए इसकी नेचर भी याद हो गई साथ में, इट इज माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव, माइल्डली एल्कलीन, ओनली स्पेरिंगली soluble इन वाटर, इसीलिए माइल्डली एल्कलीन। इसके ऊपर एक्शन ऑफ हीट, वॉशिंग सोडा वाला काम हो जाएगा ना, सोडा ऐश बन जाएगी। जो पीछे सेकेंड स्टेप था, दैट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन इट, अगर आप उसे हीट करोगे तो आपको सोडा ऐश ऑब्टेन हो जाएगी उसी में से। The above reaction takes place when sodium hydrogen carbonate or baking soda is heated during the cooking of food. Since sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide on heating, it is used as a constituent of baking powder to aerate the dough and in effervescent drinks. देखो यहाँ पर बेकिंग सोडा आपने डाला खाने में, मटेरियल में, जो भी लिक्विड डो आप यूज कर रहे हो अपनी कुकिंग में ना, जैसा इडलीज बन रही हैं, और आपने उसको हीट कर दिया, और हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस देयर मेक्स योर फूड फ्लफी, राइट। जैसे आपने यीस्ट भी डाला था, तो यीस्ट के भी जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस थे उसमें भी उसके मेटाबॉलिक एक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फ्लफी कर रहा था। यहाँ पे भी दैट बेकिंग सोडा इज एक्चुअली मेकिंग द फूड फ्लफी एरेटेड बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देयर दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड द सॉलिड। ठीक है, या फिर एफरवेसेंट ड्रिंक्स में जिसमें फिज होता है, फिजी ड्रिंक्स। ठीक है बच्चे, आ गई इतनी बात समझ में, क्लियर है। मैम इससे वॉशिंग सोडा भी नहीं आ जाएगा उस इंग्रेडिएंट में।
वे टू हेपा वो डेकाहाइड्रेट, 10. वॉशिंग सोडा विल बी डेकाहाइड्रेट। नो, ये अभी वॉशिंग सोडा नहीं है, तभी तो कह रही हूँ अभी तक बचपन में पढ़ते आए थे Na2O CO3 इज वॉशिंग सोडा। नो, इट इज नॉट, it is anhydrous sodium carbonate which is called as soda ash, so it is not washing soda. Okay, चले अभी आगे। uses of sodium bicarbonate, it is used as antacid. why? mildly बेसिक है, अल्कलीन है, तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा हमारे अंदर। ठीक है, अभी सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में दो चीजें होती हैं बेटा, नॉट जस्ट दिस। बेकिंग पाउडर में देखो ये ना रिएक्शन बोर्ड्स में आया हुआ है बच्चे, और एक मेरा स्टूडेंट छोड़ आया था ये कह के कि नहीं नहीं मैम, हमने तो ऐसा कोई रिएक्शन ही नहीं करा टार्टरिक एसिड वाला। ये देखो बेटा, टार्टरिक एसिड का पूरा नाम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन टार्टरिक एसिड H+ मतलब एसिड है तो H+ रिलीज करता है ना, वैसे करके आपको टार्टरिक एसिड यूज करना है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है अभी रिसेंटली, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर शायद, या फिर देखेंगे अभी सैंपल पेपर करेंगे तो याद आ जाएगा कौन से पेपर में था। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड, ये रिएक्शन लिखना था वहां पर क्वेश्चन में, तो आपको टार्टरिक एसिड से H+ आयन रिलीज होते हैं। एक्वस किस लिए? क्योंकि वाटर में रिलीज होते हैं, और सोडियम कार्बोनेट का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पर वो कंपाउंड जो सॉल्ट बना है ना सोडियम टार्टरेट, उसका नाम भी नहीं लिखा है, सिर्फ Na+ एक्वस लिख दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है? दिस इज अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपका वो जो बेकिंग पाउडर का बॉक्स आता है ना, कैन आता है, उसके अंदर ही टार्टरिक एसिड भी है H+ ड्राई फॉर्म में, और उसके अंदर ही NaHCO3 भी है, बेकिंग पाउडर भी है, लेकिन ड्राई फॉर्म में। तो वो दोनों अपना एक्शन नहीं कर सकते, ये बेस और एसिड, जब तक ये ड्राई फॉर्म में है। आपने किसी एक लिक्विड डो में जहां आपने वाटर ऐड किया हुआ है, आपने ये बेकिंग सोडा पिंच ऑफ इट ऐड कर दिया, अब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे क्योंकि पानी आ गया। पानी आने से इन दोनों के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी विच विल मेक योर फूड फ्लफी। ठीक है, और थोड़ी देर में वो आप उसका देखेंगे कंसिस्टेंसी, थोड़ी देर में वो फ्लफी भी हो जाएगा, और उसमें जितना लिक्विड आपने डाला होगा उससे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर लिक्विड भी जनरेट हो रहा है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, और याद रखना कि जो आप किचन में बेकिंग पाउडर से जो रिएक्शन कर रहे हो वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में कि नहीं आई? ओके, चलें बच्चे आगे, नोट कर लिया रिएक्शन? ओके, the carbon dioxide gas produced gets trapped in the wet dough. I think we have all talked about this enough now. Yes, देखो यहाँ पर ध्यान से, the if only sodium hydrogen carbonate is used in making the cake, अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा को यूज करेंगे अगर, then the sodium carbonate formed in the reaction after heating will make it bitter in taste. अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा डायरेक्टली डाल दोगे तो हल्का सा कड़वापन आएगा। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता, लेकिन कुछ जो ओल्डी लेडीज होती है ना, दे कैन आइडेंटिफाई खाने में सोडा डला है कि नहीं डला है। और ये जो मैक्सिमम दीज कुक्स, जो हलवाईज होते हैं, जो लार्ज स्केल पे खाना बना रहे होते हैं, टू मेक दिस सो फूड सॉफ्ट क्विकली, ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ सोडा डाल देते हैं उसमें। लेकिन पीपल नोज हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, क्योंकि खाने में पीछे लास्ट में बाइट के आपको हल्का सा बिटर टेस्ट आता है। ठीक है, वो इफ यू आर वेरी गुड एट टेस्टिंग थिंग्स तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ लिटिल स्लाइट बिटरनेस, जो एज यू आर फिनिशिंग द बाइट वो टेस्ट में आता है। तो दैट सोडा इफ दैट इज एडेड टू कुक द फूड रैपिडली, जैसे ये छोले वगैरह होते हैं ना, जो दे टेक्स टाइम, बट हलवाईज दे कुक इट वेरी क्विकली,
तो हाउ डू दैट, दे ऐड बेकिंग सोडा टू दैट, ताकि वो जो सीड है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, तो दैट कैन बी टेस्टेड। इसीलिए बेकिंग सोडा डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए। अगर किचन में बेकिंग सोडा पड़ा हो तो दैट शुड बी ओनली यूज टू ज्यादा से ज्यादा ट्रीट योर एसिडिटी रैपिडली। उसे डायरेक्टली फूड में पुट नहीं करते हैं। व्हाट यू शुड पुट इन योर फूड इज बेकिंग पाउडर which has got acid in it to neutralize that bitter taste. Got it or not, बच्चे? समझ में आया? The advantage of using baking, this is again one marker important. The advantage of using baking powder is that tartaric acid present in it can react with that sodium carbonate formed and neutralize it. आ गई बच्चे बात समझ में कि क्यों बेकिंग पाउडर यूज करना है कुकिंग में एंड बेकिंग सोडा यूज नहीं करना है. And the sodium tartarate salt formed by the neutralization has a pleasant taste. इसका टेस्ट अच्छा है. Sodium tartarate has got a pleasant taste, लेकिन sodium carbonate has got bitter taste. Please note that as long as baking powder is dry, ये मैंने समझा दिया कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे, वाटर डालना पड़ेगा. Right, baking soda is a single compound, sodium hydrogen carbonate. On the other hand, baking powder is a mixture of sodium hydrogen carbonate and solid edible acid such as tartaric acid or citric acid. याद हो जाएगा? बेकिंग सोडा एक चीज है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ टू. लिख लो प्लीज इसको जल्दी से. बेकिंग सोडा is just NaHCO3. Baking powder is NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड. देखो मैंने भी टार्टरिक एसिड का नाम सिर्फ H प्लस लिखा है. ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो बेकिंग पाउडर इज नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ मिक्सचर. चलें अभी आगे. Now the sodium bicarbonate or baking soda can also be used in soda acid type fire extinguisher. सोडा एसिड, सोडा और एसिड साथ में होंगे और जैसे ही आप इसको ब्रेक ओपन करोगे इसकी नोजल को, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और एक हाई वॉल्यूम ऑफ वेरी वेरी ग्रेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी उसके अंदर से, विच विल एक्सटिंग्विश द फायर बिकॉज envelope of carbon dioxide doesn't support combustion. वो एनवलप कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड उसको, पूरा बर्निंग सब्सटेंस को, उसका सप्लाई ऑक्सीजन का कट कर देती है. इसकी वजह से दी थिंग स्टॉप्स बर्निंग. ठीक है, जो भी जल रहा है. नाउ इसी को डिटेल में पढ़ लेते हैं. देखिए यहाँ पर क्या है, देखो एक एसिड एक अलग कंटेनर में है और सोडियम बाइकार्बोनेट एक अलग कंटेनर में है. जैसे ही आप ये कैसे यूज करते हैं, इसका एक थ्रेड नोजल होता है जो आप पहले पुल करते हैं, है ना, ब्रेक करते हैं, और ये जो टेस्ट ट्यूब है, देन दिस फॉल्स इनटू दिस, और ये दोनों एसिड और बेस वहां रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है. ठीक है ना बच्चे, क्लियर है ना? फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार, देखें कुछ मिस तो नहीं हो जाएगा. इंपॉर्टेंट. When the knob of the fire extinguisher is pressed, right, is pressed or to produce a lot of carbon dioxide gas, the pressure, मैंने आप missed a line there, no? When the knob of a fire extinguisher is pressed, when the fire extinguisher is inverted, then sulfuric acid mixes with sodium hydrogen carbonate solution to produce a lot of carbon dioxide gas. The pressure of this carbon dioxide gas forces a stream of liquid fall on the burning substance. The carbon dioxide gas coming out along with the liquid forms a blanket around the burning substance and cuts off the supply of oxygen. Since the supply of air is cut off, the process of burning stops and the fire gets extinguished. The stream of liquid falling on the burning substance also help in ब्रिंगिंग द इग्निशन टेम्परेचर डाउन. तो साथ में जो लिक्विड भी बाहर आ रहा है, वो फ्रॉथ भी आ रहा है, वो गैस भी आ रहा है, इनफैक्ट फ्रॉथ नहीं, वो गैस भी रिलीज हो रहा है और वो लिक्विड भी आ रहा है साथ में. तो वो जो गैस है वो एनवलप क्रिएट कर रही है अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस, और जो साथ में लिक्विड बन रहा है वो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस को लोअर भी कर रहा है. ठीक है ना बच्चे, सिंपल है ना? चलिए अभी आगे. दिस इज एन एक्टिविटी दे आर टेलिंग, आप इसे खुद से भी बना सकते हो कि 20 ml हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन ले लो और साथ में थोड़ा सा
थ्रेड के साथ आप वहां पर एसिड भी एक डाल दो, देन उसे मिक्स कर दो। बेसिक एक्टिविटी है, नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चले अभी आगे। अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर from colored substances and make them colorless is called bleaching agent. Next के लिए पढ़ रहे हैं। In other words, bleaching agent decolorizes colored substances. A substance which is used to kill germs or bacteria is called disinfectant. तो दो terms हमें समझाई गई हैं, one is a bleaching agent, another is a disinfectant. कौन सी चीज disinfectant का काम कर रही है, infections को kill कर रही है, और कौन सी चीज is working as a bleaching agent, decolorizing agent, वो भी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। And this was the thing जो तो तेजस क्लास के स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, वो ब्लीचिंग पाउडर था। और मैं तब पूछ रही थी सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, ठीक है। चले अभी आगे। ये देखो, ये ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द स्पेलिंग बेटा। दिस इज ऑक्सीक्लोराइड और दैट वाज क्लोराइट, सिंगल सीएल था वहां पे। दिस इज क्लोराइड, Cl2, ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। चले अभी आगे ब्लीचिंग पाउडर पढ़े, जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं। चिन्मय, क्या बात, आज क्लास में इंटरेस्ट नहीं आ रहा बच्चे? No, ma'am, I had to step outside for a second. An order came up. अच्छा ठीक है, आई वॉज अफ्रेड टू हेयर योर फर्स्ट नो। अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो आज देखते हैं, मुश्किल है आज कंप्लीट कर पाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर तो कंप्लीट हो जाएगा लाइन बाय लाइन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रह जाएगा, और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ऑल्दो आप लोगों को, जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा है 7th में, मैंने तब भी ये क्रिस्टल्स बताए थे और इनके कलर्स बताए थे। पर ये सिर्फ कलर्स के नाम ही है, और इतना सही है कि अगर आप हीट करेंगे तो ये सब डीकलराइज हो जाएंगे। दिल ऑल डीकलराइज, इन्हें आप हीट करते जाओ। और इम्पोर्टेंट है आप इनके ये हाइड्रेटेड पार्टिकल्स याद करने हैं, किसमें 5 डलने हैं, किसमें 7 डलने हैं, किसमें 10 डलने हैं, किसमें 2 डलने हैं, तो कलर आएगा। दैट यू हैव टू लर्न। तो ये एक लिस्ट बनाकर लर्न करने का काम है। और ये रह गया, आज क्या डे है? टुडे इज फ्राइडे, नो? Yes, ma'am. कल सैटरडे को भी इसी की क्लास रखते हैं, ये चैप्टर फिनिश करते हैं और इस फुल चैप्टर को आपके संडे टेस्ट में इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट हाफ आप लोग पहले भी कर चुके हो, कल करेंगे सेकेंड हाफ साथ में इंक्लूड, और फुल चैप्टर का आप बिना किसी ओमिशन के टेस्ट दे सकते हो। या अब ऐसे मत रिएक्ट करो जैसे ओनो वाला, तो प्लीज। तुम्हारा ने भी सर पे हाथ रख लिया, हाथ भी खाने Ma'am, लगी। tomorrow I won't be able to attend class. तो आई रिकॉर्ड फॉर यू, डोंट वरी, Okay, यू ma'am. जस्ट रिमाइंड मी फॉर द रिकॉर्डिंग बेटा, है ना। तो संडे मॉर्निंग को बिफोर यू अटेम्प्ट योर टेस्ट, रिकॉर्डिंग को देख लेना, और यहाँ तक का तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैम आप पिछले कुछ दिनों के भी रिकॉर्डिंग फिर अपलोड कर दो इस चैप्टर की प्लीज। 6 तक तो कर दी थी मैंने बेटा, सेशन 6 तक तो इस चैप्टर के सेशन 6 तक अपलोडेड है ऑलरेडी। अब ये कौन सा रह गया है, मतलब ये वाला सेशन, एंड आई थिंक इसका प्रीवियस सेशन। मुझे ये याद ही नहीं आ रहा है, इस दी प्रीवियस सेशन रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड, क्योंकि मैंने आज देखा रिकॉर्डिंग में जूम के क्लाउड पर तो नहीं है। तो हो सकता है वो कंप्यूटर पे सेव किया हो। फिर वो मुझे डेट बता देना कि वो कहाँ है। इट्स अ बिग फोल्डर ऑफ जूम इन माय डिवाइस, कि वो बहुत सारी चीजें मॉनिटर करके हमें अलग अलग फाइल्स में दे रखा होता है जूम। तो वो क्लास के एंडिंग पे अपने आप डाउनलोड हो रही होती है वो सारे फैक्ट्स, जैसे आप लोग की अटेंडेंस होती है, आप लोग की चैट हिस्ट्री होती है, कितना टाइम किसका माइक कैमरा ऑन ऑफ है, उसकी डिटेल्स होती हैं। तो बहुत कुछ होती है, अलग अलग लिस्ट होती है। तो जूम का एक बड़ा सा बैग होता है हमारे पास, जो डेली रात को मीटिंग एंड होने के बाद डाउनलोड होता है। तो अब वो इतने सब मटेरियल में से फाइंडिंग दैट रिकॉर्डिंग प्रिसाइजली वुड बी अ लिटिल टफ। तो मुझे डेट के साथ मुझे वो बता देना कि रिकॉर्ड हुआ था, अगर डेफिनेटली तो वो मेरे कंप्यूटर पे होगा, क्लाउड में अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो। मैम क्लाउड में तो मैंने आज देख लिया, वहां नहीं है। क्या है तुम्हारा बच्चे? मैम रिकॉर्ड हुआ था मैम, और 29th को हुआ था। 29th को रिकॉर्ड हुआ था, और उसका लिंक शेयर किया है क्या मैंने? मैम आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अच्छा, रिकॉर्ड हुआ है और 29th को हुआ है, तो इसका मतलब तो मैं अभी थोड़ी देर में, अभी क्लास एंड करने से पहले आप लोग को जूम लॉगिन यहाँ करके आपको दिखा दूंगी। अगर 29th में मिल जाएगा तो फिर तो आप लोग को आज रात को दे दूंगी दोनों लिंक्स, ठीक है, ये वाली क्लास का भी और प्रीवियस क्लास का भी। चले अभी, चलो जल्दी जल्दी से ब्लीचिंग पाउडर खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले तो नाम याद करना जरूरी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड, एज यू रीड वैसे ही नाम बन जाता है. एंड दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर हैज गॉट अ ब्लीचिंग इम्पैक्ट, मतलब ये डीकलराइज करता है चीजों को. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम. प्लीज लिख लो, एग्जामिनर would definitely test that you have read through each and every line or not. बहुत ब्रॉड लाइन सब बच्चे पढ़ लेते हैं, लास्ट में रट्टाफिकेशन सारे कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स की, लेकिन ये छोटी लाइंस उन्हीं को पता होंगी, those who are reading through each and every line. नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्सी, अब इसका प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं कि हाउ इज इट मेड. तो दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा, स्लेक लाइम वी ऑल नो. हाउ इज दिस मेड? क्विक लाइम से. क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं हम स्लेक लाइम, है ना. इसके अंदर एक्सेस ऑफ वाटर डाल दे तो इसी को लाइम वाटर कह देते हैं. अभी तक ये स्लेक लाइम है, सिर्फ पेस्ट है जो थोड़ा सा क्विक लाइम से बना है. ये सब ना नाम बार बार बोलकर बताया करो खुद को. मैं देखो अभी भी बोलकर बता रही हूँ खुद को कि ये क्विक लाइम है या स्लेक लाइम है, क्योंकि बहुत क्लोज नेम्स है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक लाइम. अब ये स्लेक लाइम में क्लोरीन गैस पास करेंगे जब आप, तो वो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिलीजिंग वाटर आउट. ठीक है बच्चे. This bleaching powder is it is white with a strong smell of chlorine. So it has got a peculiar smell. अलग सी खुशबू होती है क्लोरीन की, बहुत अलग सी. Few people find it pungent, few people find it peculiar. Pleasant तो खैर कोई नहीं कहेगा उसे. तो but it has got a different kind of a smell. चलें अभी आगे. Bleaching powder is soluble in cold water. It the small insoluble portions always left behind is the lime present in it. तो जो उसके अंदर थोड़ा सा क्विक लाइम रह गया, दैट लिटिल लाइम, दैट इज द ओनली पार्ट लिटिल इनसॉल्युबल देयर. ठीक है. इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, अगेन फ्रॉम असर्शन रीजनिंग और वन मार्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो इट इज द लाइम, बिकॉज ऑफ दैट लाइम ओनली अ लिटिल स्लाइट ऑफ इट इज insoluble, otherwise mostly it is soluble in water. It reacts with dilute acids to produce chlorine. देखो इसको अगर आपने एसिड के साथ डाला, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर भी H2SO4 डालेंगे ना, अपनी मेमोरी ट्रिक के लिए लिख लो, दिस इज डिहाइड्रेटिंग इन नेचर. ये पानी रिलीज कर देता है हर चीज का. जिस पे भी डालेंगे, अगर ये स्किन पे भी गिर जाए तो ये डिहाइड्रेट करेगा, तो सारे सेल्स मर जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे, वाटर रिलीज कर देंगे सब के सब. तो ये डिहाइड्रेटिंग होता है नेचर में. तो इसमें से वाटर निकलना तो कंपलसरी है. ठीक है. और ये क्लोरीन ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये बाहर आ जाएगा. रेस्ट लेफ्ट वुड बी दिस SO4 एंड दिस CaSO4 टुगेदर. आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो अगर इस रिएक्शन को ऐसा मेमोरी ट्रिक से याद करना है तो दिस O टुगेदर विद दिस H2 मेकिंग H2O. डिहाइड्रेटिंग है ना, पानी तो बनाना जरूरी है रिएक्शन में. तो मैंने H2 और O से पानी बना दिया. अब ये Cl2, क्लोरीन गैस रिलीज नहीं होगी, तो ब्लीचिंग का एक्शन ही क्या है, क्लोरीन तो रिलीज कर रहा है. ये एक्चुअली आप ना ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ क्लोरीन गैस. आप क्लोरीन गैस को कंटेनर में कैरी तो नहीं कर सकते कि हमने इससे ब्लीचिंग करनी है, क्लोरीन गैस को कैरी कर लो कंटेनर में और डाल दो. पोर नहीं कर सकते, गैस है ना. तो आप एक ड्राई स्टोर हाउस समझ सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, क्लोरीन का. जहां इसे डालोगे वहां ये क्लोरीन रिलीज कर देगा, तो यू हैव यूज्ड क्लोरीन. तो आप डायरेक्टली क्लोरीन गैस कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसे इस केमिकल के फॉर्म में यूज कर रहे हो. ठीक है. तो दिस क्लोरीन गैस रिलीज्ड फ्रॉम हेयर, और बाकी बचा सल्फेट -2 वैलेंसी +2 वैलेंसी रिएक्टिंग CaSO4. ठीक है बच्चे, क्लियर? देखो यहाँ पर दे हैव शोन यू अ फैब्रिक ऑफ अ टाइप जहां पर हाफ ऑफ इट इज कलर्ड एंड द अदर इज ब्लीच्ड. तो अगर आपने किसी ऐसे कलर वाइब्रेंट फैब्रिक को ब्लीच कर दिया तो वो ऐसा डल फेडेड वाइटी वाइटी हो जाएगा. तो इसीलिए घर में वॉशरूम में जो ब्लीचिंग पाउडर या फिर वैनिश जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, आला, वैनिश, है ना, ये सब, ये दीज ऑल आर ब्लीचिंग इन नेचर. तो इसीलिए इन्हें किसी भी फैब्रिक पे डायरेक्टली पोर नहीं करते कि वो वहां पे अलग सा ही एक स्टेन क्रिएट कर देगा डीकलराइज करके, सिर्फ उतने पोर्शन को वेयर यू हैव पुट इन ड्रॉप्स. तो बड़ी सिंपल सी लाइफ स्किल है. आप ये जितने भी फैब्रिक ब्लीचेस यूज करते हैं घर में, आप इन्हें पहले पानी में डालते हैं
वाटर में डालते हैं, और जब पानी में हो जाता है वो सब जगह एक इक्वली डिजोल्व, फिर आप उसमें व्हाइट क्लॉथ्स डिप करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्हाइट क्लॉथ्स भी यूज कर सकते हैं तो ब्लीचिंग जो भी आप लिक्विड यूज करो उसे डायरेक्टली पोर करोगे स्टेन्स पे, ऐसा नहीं करते हैं। उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं और फिर उसके अंदर क्लॉथ्स को डिप करके रखा जाता है। गॉट इट बच्चे? नहीं तो वो अलग से ही स्टेन्स प्रोड्यूस कर देंगे, इट विल वीकन द क्लॉथ्स एज वेल, वहां से क्लॉथ वीक भी हो जाएगा। The chlorine produced by the action of dilute acid on bleaching powder acts as a bleaching agent. तो ये जो क्लोरीन प्रोड्यूस्ड है, दैट थोड़े से एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, ये जो डाइल्यूट एसिड आपने यूज किया है ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करेगा। द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इज द क्लोरीन, दिस इज द वन दैट इज एक्चुअली ब्लीचिंग देयर। The bleaching action of chlorine is due to its oxidizing property. Important, very important. Some colored substances turn colorless when oxidized by chlorine. तो कलर्ड चीजें डीकलराइज हो जाती हैं जब आप उन्हें क्लोरीन से ऑक्सीडाइज कर देते हो। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन विच आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू। दिस इज बिकॉज क्लोरीन गैस इटसेल्फ इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज। आप उसे सिर्फ गैस फॉर्म में कैसे यूटिलाइज करोगे? इसीलिए हमने उसे एक स्टोर हाउस की तरह, एक केमिकल की तरह, एक अरेंजमेंट की तरह यूज किया जिसने कि क्लोरीन कैरी कर रखा है। जैसे ही आप उसे थोड़े से एसिड के साथ यूज करोगे तो उसमें से क्लोरीन रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चले अभी आगे। यूजेस अभी, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो जो फाइन व्हाइट क्लॉथ्स यूनिफॉर्म्स दिखती है ना बच्चे, दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे मैं ऐसे बताऊं आपको, अब जो शीप है उसके वूल कितने कलर के हो सकते हैं? जो जो शीप का वूल होता है वो क्या बहुत प्योर वाइट होता है? आइसी वाइट कलर की तो नहीं होती ना शीप, डर्टी, डस्टी, ब्राउनी, व्हीटिश कलर होता है ना उसकी वूल का। तो उन्हें ब्लीच किया जाता है एकदम वाइट करने के लिए। गॉट इट बच्चे? ऐसे ही दूसरे फैब्रिक्स भी जो आप वुड पल्प से बनाकर ला रहे हो वो एग्जैक्टली वाइट तो नहीं होगा, तो आप उसे ब्लीच करोगे ताकि वो प्योर वाइट हो जाए। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री, लॉन्ड्री में यूज्ड होता है। देन लॉन्ड्री इज अ प्लेस वेयर, अच्छा वाह वाह वाह, 10th क्लास को कितना इंपॉर्टेंट बात है, हैव टोल्ड नो। तो लॉन्ड्री लिख लो डेफिनेशन बेटा, लॉन्ड्री इज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड। चले अभी आगे। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द क्लोरीन रिलीज्ड बाय इट। इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो, पानी को डिसइंफेक्ट करने के काम आता है, जर्म फ्री करने के काम आता है। क्लोरोफॉर्म बनता है, लास्ट क्लास में बात हो चुकी है। मीथेन से क्लोरीन 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 गैस पास करते जाओ तो वो धीरे धीरे ये डिफरेंट पार्टिकल्स बना देगा। CH3Cl पहले, which is chloromethane, then CH2Cl2 which is dichloromethane, then एक और बार क्लोरीन गैस पास कर दो तो ट्राइक्लोरोमीथेन which is क्लोरोफॉर्म, एक और बार पास कर दो तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, तो ये वूल को अनश्रिंकेबल बना देता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि क्लोरीन की नेचर है वो ऑक्सीडाइजिंग करता है, तो उसकी वजह से इसे एज एन ऑक्सीडाइजिंग नेचर। किसी ने पहला चैप्टर समझा हो तो मुझे बताओ क्या है इसका मतलब। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्लोरीन यूज हो रहा है, ये क्या करेगा? Ma'am, it will help chlorine lose hydrogen. और कोई? ऑक्सीडेशन क्या पढ़ा था? सब चैप्टर फर्स्ट डिलीट ऑल का बटन प्रेस कर दिया है ना आपने सबने याद से? अब मुझे लग रहा है सब सब प्रेस कर चुके हैं वो डिलीट ऑल का बटन। नहीं अभी प्रेस नहीं किया है तो बताओ ना, ऑक्सीडाइजिंग रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़े थे वहां पे, वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम पढ़ा था, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Ma'am, Ma'am, a Ma'am, compound which which helps helps to bring the about oxidation. वेरी गुड, व्हाट इज सेफ आंसर, गुड वन। और कुछ मोर स्पेसिफिक? ma'am, which helps the other compound to get oxidized by reducing वो its तो उसने अभिनव ने चाइनीज में बताई थी, उसने भी तो यही बात बताई थी। loss of hydrogen atom and gain of oxygen atom, ma'am. दिस आई वांटेड टू हियर।
मैम ये तो बता This देता, मैम पूछते मैंने तो। मैंने बता देता। और मैं अभी क्या, मैंने कैसे चाइनीज में पूछ रही हूँ, मैं वही तो पूछ रही हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? क्या मैं वही तो सुनना चाह रही हूँ मैं। प्लस ये ना गूगल खोल के बैठा होता है अगम साथ में, जो किसी को नहीं पता होता वो अगम को पता होता है ना अगम? याद था मैम मेरे को। अच्छा, ओ भाई साहब, गुड, अच्छी बात है। तो प्लस ओ या माइनस एच, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जो इसे करने में हेल्प करे, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो, दैट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन कैसे काम करेगा भाई ऑक्सीजन देने में? क्लोरीन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन वो H रिमूव करने में हेल्प कर सकता है बेटा। कैसा? वो HCl बन जाएगा ना बच्चे। दैट इज व्हाई क्लोरीन इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट और नॉट? अभी आया समझ में? अब तो नहीं भूलोगे व्हाई इज क्लोरीन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, आज के लिए इतना ही। वी आर लेफ्ट विथ 3 minutes, बट लेक्चर ओवर कर रही हूँ यहाँ पर। अब जल्दी से जो रिएक्शंस लिखे हैं उन्हें डिटेल में लिख लो, 3 times लिख लो। और देखो, मैं अपनी तरफ से आपको बोल्ड लाइन से पढ़ाकर नहीं जा रही हूँ। आई एम ट्राइंग टीचिंग यू थ्रू लाइंस, ईच एंड एवरी लाइंस। अगर इतनी सेम डेडिकेशन शो कर दोगे, एक बार दोबारा चैप्टर को थ्रू लाइंस रीड कर दोगे, तो डेफिनेटली टॉपिक रिटेन हो जाएगा अच्छे से। तो बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ एंड स्टडी प्रॉपर्ली। ओके, रिकॉर्डिंग पॉज कर देती हूँ, अब स्टॉप ही कर देती हूँ।